अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बखैर तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आप लोग ऐसे ही खुश रहें हमेशा। अल्लाह आप लोगों को हर खुशियाँ अता करे। आमीन। कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है फुकदान। आज मैं 2 कहानियाँ लेकर आई हूँ, छोटी-छोटी सी हैं, लेकिन दोनों भी सोचने पर मजबूर करने वाली हैं। तो शुरू करते हैं पहली कहानी फुकदान। राइटर है मंजर इमाम साहब। तो शुरू करते हैं। पूरा बगदाद सख्त सर्दी की लपेट में था। इतनी सर्दी बरसों के बाद हुई थी, या शायद हर साल ऐसा ही होता हो। इंसान की याददाश्त मौसम के मामले में बहुत कमज़ोर होती है। हर नए साल में वो पिछले साल की सख्तियां भूल जाता है। आदिल ने टैक्सी से बाहर आने के बाद अपने दोनों हाथ अपनी जेबों में ठूंस लिए। सामने बस टर्मिनल था। यहाँ से बसें और वैगनें मुख्तलिफ इलाकों में जाया करती थी। बस टर्मिनल पर वैसे तो हर वक्त बड़ी भीड़ रहती थी, लेकिन आज की भीड़ गैर मुतवक्का और बहुत ज़्यादा थी। मजदूर, दुकानदार, तालिबे इल्म, बूढ़े, जवान और बच्चे, बस और वैगन में काम करने वाले बच्चे किसी भी टैक्सी से मुसाफिर को उतरते देखकर उनकी तरफ दौड़ लगा देते और बसों और वैगनों तक घेर कर ले आते जो उनकी मंजिल हुआ करती। इस तरह इन बच्चों को भी कुछ कमीशन के तौर पर पैसे मिल जाते। लेकिन आज तो हर एक की मंजिल बस एक ही जगह थी, मलाबी मलाबी मलाबी। स्टेडियम का नाम है मलाबी। आदिल इन लोगों को देखता रहा। बसों में मुसाफिरों को भरना, कशमकश, चीखों पुकार, ये सारे मनाजिर उसे परेशान करके रख देते। वह अक्सर सोचा करता कि अगर उसके पास रकम हुई तो अपनी एक गाड़ी ज़रूर खरीद लेगा। इस तरह उसे बसों वगैरह में धक्के खाने से निजात मिल जाएगी। अल मलाबी की सदाएं हर तरफ गूंज रही थी। ऐसा लगता था जैसे आज पूरा शहर स्टेडियम की तरफ ही जा रहा था। बसों और वैगनों के ड्राइवर चीख रहे थे, आओ जल्दी, बस जाने वाली है, आओ मलाबी की तरफ। बगदाद के अजीम पहलवान फवाजी अल बगदाद को देखने का सुनहरी मौका है। चलो फवाजी को देखो, आ जाओ, बस चलने वाली है। लोग बसों की छतों पर भी बैठे हुए थे, इतनी सख्त सर्दी, तेज हवाओं के बावजूद। फवाजी की रेसलिंग देखने का जुनून इंतहा को पहुंचा हुआ था। अंकल, एक बच्चे ने आदिल की आस्तीन थाम ली। चले मलाबी की तरफ, वो नीली वाली बस जा रही है। आदिल ने एक झटके के साथ अपनी आस्तीन बच्चे की गिरफ्त से छुड़ा ली। नहीं, मुझे अल मलाबी नहीं जाना। उसने कहा, मुझे अल शिबा जाने वाली बस बताओ। बच्चे के जवाब देने से पहले एक आदमी बोल पड़ा जो करीब ही खड़ा था, इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इस वक्त सब स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं। लोग अजीम फवाजी को लड़ते हुए देखना चाहते हैं। तुमको तो मालूम ही है कि वो कितना अजीम रेसलर है। इसका रिकॉर्ड बताता है कि उसने कभी हार नहीं मानी, दुश्मनों की गर्दनें तोड़ दी हैं। वो हमारा हीरो है। वो आदमी फवाजी की शान में कसीदे पढ़ता रहा। आदिल इसकी बातों से उकताकर एक तरफ हट गया। इस वक्त पूरा बगदाद गोया पागल हो रहा था। जिसको देखो फवाजी फवाजी। आदिल इन्हीं बातों से उकताकर और घबराकर बगदाद से कहीं दूर चला जाना चाहता था। उसका ख्याल था कि वो अल शिबा में 4-5 घंटे गुजार कर वापस आ जाएगा। अल शिबा बगदाद का एक मुजाफाती इलाका था, बहुत ही पुरसुकून और खूबसूरत। वहाँ कई खूबसूरत और पुरसुकून रेस्टोरेंट थे। यहाँ 3-4 घंटे आराम से गुजारे जा सकते थे। आदिल को इस सूरत हाल पर अफसोस था। जो कुछ भी हो रहा था वो ठीक नहीं था। एक कौमी जुनून की सी कैफियत थी। उसने शोर सुना। नौजवानों का एक गुरु फवाजी की बड़ी सी तस्वीर उठाए एक बस की तरफ जा रहा था। उन तस्वीरों में फवाजी अपनी पूरी शान के साथ नजर आ रहा था। चढ़ी हुई घनी मूछें, खूंखार आंखें और कसरती बदन। वो बगदाद की शान था, अपना बगदाद का हीरो। आदिल बहुत ही दिलचस्पी से उन नौजवानों को देखता रहा जो फवाजी की तस्वीरें उठाए बस में सवार हो रहे थे। अचानक एक फकीर आदिल के सामने आ खड़ा हुआ। कुछ दे दो भाई, फकीर ने कहा, हमारा फवाजी इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। आदिल ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे मना कर दिया। फकीर कुछ बड़बड़ाता हुआ उसकी तरफ से चला गया। खुदा जाने सबको क्या हो गया है, आदिल सोच रहा था। फिर उसकी निगाह अपने दोस्त नासिर की तरफ गई। वह अभी अभी टैक्सी से उतरा था। आदिल तेजी से उसके पास पहुंच गया। नासिर उसे देखकर बहुत खुश हुआ। क्या स्टेडियम की तरफ जा रहे हो? आदिल ने उससे पूछा। अरे नहीं भाई, बल्कि मैं तो इस सूरत हाल से घबरा कर अल शिबा की तरफ भाग रहा हूँ, नासिर ने उसे बताया। क्या अजीब इत्तेफाक है, आदिल ने कहा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है।
तंग आ चुका हूँ, नासिर ने कहा। दरवाजे पर दस्तक होती है, कोई पड़ोसी आ जाता है। जी नासिर साहब, क्या ख्याल है आज की रेसलिंग के बारे में? वैसे वो फ्रेंच पहलवान भी कम नहीं है, लेकिन अपना फवाजी शेर है, शेर। वो इस फ्रांसीसी को तोड़कर रख देगा। तंग आ गया हूं मैं ये सब सुन सुनकर, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ वक्त बगदाद में ही गुजार लूं। 4 घंटों बाद जब वापस आऊंगा तो ये सारा तमाशा खत्म हो चुका होगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है दोस्त, आदिल ने कहा। मैं भी इसीलिए ही भाग रहा हूँ। पूरे शहर में एक जुनूनी कैफियत तारी हो गई है। हाँ, आदिल ने गर्दन हिलाई। लगता है सब पागल हो गए हैं। यार तुम ही बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी माकूल वजह है। क्या है वो वजह? इसलिए कि अब हमारे पास कोई हीरो नहीं रहा, नासिर ने कहा। कोई साइंसदान नहीं, कोई फातेह नहीं, कोई जनरल नहीं, कोई बड़ा दानिश्वर नहीं। अब इसी किस्म के लोग हमारे हीरो बन गए हैं। हम ख्वाब देखने वाली कौम हैं। अमली तौर पर तो हम फ्रांसीसियों का या दूसरी किसी कौम को शिकस्त नहीं दे सकते। इसीलिए हमने अपने ख्वाबों की ताबीर इन पहलवानों और खिलाड़ियों में ढूंढ रखी है। ठीक कहते हो तुम, आदिल ने उसकी तायीद की। ये शायद पूरी कौम का अलमिया है। ये सिर्फ हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया का यही हाल है। हमने झूठे हीरोज़ को अपना फ़ख्र और अपना सरमाया समझ रखा है। हम ये समझते हैं कि अगर फवाजी जीत गया तो पूरी मिल्लत इस्लामिया अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। मुसलमानों के पुराने दिन वापस आ जाएंगे। बहुत ही तल्ख हो रहे हो, आदिल ने नासिर की तरफ देखते हुए कहा। तो और क्या होगा, वो देखो, वो कॉलेज की लड़कियों का ग्रुप भी फवाजी की तस्वीर उठाए हुए बस की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। आदिल ने उन लड़कियों को देखा, उनके चेहरे पर जोश से तमतमा रहे थे। देख लिया, नासिर ने कहा, यह है सूरत हाल। हम झूठे खुदाओं के पीछे दौड़ रहे हैं। उन्हें हमने अपना निजात दहिंदा समझ लिया है, क्योंकि कहीं और कोई दिखाई नहीं देता। हम एक मायूस और शिकस्ता कौम है। लेकिन अब इसका इलाज क्या हो सकता है? कुछ नहीं, हम दोनों के पास सिर्फ एक ही इलाज है कि हम इस सूरत हाल से भाग लें, नासिर ने कहा। वो देखो, वो सामने मेरा पड़ोसी महमूद चला आ रहा है। उसने मुझे देख लिया तो वो भी इसी मौजू पर बोर करेगा। तो फिर उस तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं, आदिल ने एक आड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोनों एक तरफ हटकर खड़े हो गए। नासिर का पड़ोसी महमूद उनके बराबर से गुजरता चला गया। उसका भी चेहरा जोश से तमतमाया हुआ था। देख लिया इस पागल को, नासिर ने कहा। हाँ, देख लिया। ये वो शख्स है जिसको फवाजी का पूरा शजरा याद है। कितनी कुश्तियां लड़ी, किस किस से लड़ी, किस तरह अपने हरीफों को शिकस्त दी, वगैरह वगैरह। इस दौरान खुशकिस्मती से एक टैक्सी इनके पास आकर रुक गई। इसमें 2 आदमी पहले से ही बैठे हुए थे। ड्राइवर खिड़की से सर निकालकर अलशिबा की आवाज़ लगा रहा था। दोनों लपक कर इस टैक्सी में बैठ गए। खुदा का शुक्र है, आदिल ने गहरी सांस ली। अब इस जुनून से निजात मिल जाएगी। कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर ने बुलंद आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। आप लोगों का क्या ख्याल है साहब? इस रेसलिंग में कौन जीतेगा? मैं तो कहता हूँ फवाजी जीतेगा इंशाअल्लाह। आदिल और नासिर एक दूसरे को देखते रह गए। पहले से बैठे हुए मुसाफिरों ने ड्राइवर से उसी मौजू पर बातें शुरू कर दी। आदिल और नासिर ने अपने अपने कान बंद कर लिए। खुदा खुदा करके अलशिबा आया तो दोनों किराया अदा करके जल्दी से बाहर आ गए। ओह, कितना सुकून है यहाँ पर। आदिल ने गहरी सांस ली। 4-5 घंटे आराम से गुजर जाएंगे। चलो सामने वाले रेस्टोरेंट में चलकर बैठ जाते हैं, नासिर ने कहा। बहुत पुरसुकून जगह है। मैं यहाँ कई बार पहले भी आ चुका हूँ। दोनों रेस्टोरेंट की तरफ चल दिए और रेस्टोरेंट के दरवाजे से अंदर घुसते ही इन्हें एहसास हो गया कि यहाँ भी सुकून नहीं है। रेस्टोरेंट वालों ने रेसलिंग दिखाने के लिए बड़ा सा टीवी लगा रखा था और लोग बैठे हुए थे, रेसलिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तबसरे कर रहे थे, शोर कर रहे थे। मेरे खुदा, आदिल कराहने लगा, यहाँ भी वही सूरत हाल है। इससे बेहतर है कि हम घर ही वापस चलते हैं। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर में बच्चे नहीं हैं? नासिर ने पूछा। क्यों नहीं है? टीवी सेट नहीं है? क्यों नहीं है? अभी पिछले हफ्ते ही तो खरीदा है। तो फिर इत्मीनान रखो, इस वक्त तुम्हारे और मेरे घरों में भी टीवी लगा हुआ होगा और सब रेसलिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर बताओ क्या करें? मेरा ख्याल है अब हम दोनों को भी स्टेडियम की तरफ चले जाना चाहिए, नासिर ने कहा। हम भी तो उम्मत मुस्लिमा ही का हिस्सा हैं। हम कहीं बाहर से तो नहीं आए हैं। आदिल ने खामोशी से अपनी गर्दन झुका ली। सर्दी अचानक और ही ज़्यादा बढ़ गई थी। बस इतनी थी कहानी। कहानी का मफहूम यह है कि हम आजकल
अपनी दीन को छोड़कर दुनिया के पीछे लगे हैं। दुनिया में जो लोग हमारे हीरो बने हुए हैं, जिनको हम अपने सर पर बिठाते हैं, उनकी वजह से हमने अपने दीन को कहीं पीछे छोड़ दिया है। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबाए कराम की पैरवी की जाती थी। आजकल तो इन हीरो की और हीरोइनों की पैरवी की जाती है। तो हमारा जो मज़हब है और हम जो है वो इतनी पस्ती में गिर गए हैं कि लोग आकर अब हम पर हुकूमतें करने लगे हैं। हम और नीचे गिरते चले जाएंगे अगर हमने अब भी अपने दीन को नहीं संभाला। हमारा दीन, हमारा मज़हब सबसे ऊंचे मुकाम वाला, सबसे ऊंचे दर्जे वाला, और हम उसके मानने वाले सबसे ज़्यादा पस्ती में गिरे हुए लोग। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए अब अगली कहानी की तरफ आते हैं। अगली कहानी का नाम है रोटियां, और इसके राइटर भी हैं मंजर इमाम साहब। ये भी छोटी सी कहानी है लेकिन हमारी सबक के लिए बहुत बड़ी कहानी है। कोई बहुत ही बाज़ौक़ किस्म का फ़कीर था जो नज़ीर अकबर आबादी की नज़म का एक हिस्सा बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम में गाता हुआ गुजरा था। दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती हैं सबको नचाती हैं रोटियां। और इस फ़कीर से कुछ फासले पर एक होटल था जिसके तनूर की रोटियां बहुत मशहूर थी। कई आदमी रोटियों की लाइन में लगे हुए थे। 2 रोटियां, 6 रोटियां, मुझे 12 रोटियां दे देना। 50 रोटियां मांगने वाला एक खाता पीता आदमी दिखाई दे रहा था जिसकी गाड़ी होटल के पास ही खड़ी थी। शायद इसके घर में कोई तकरीब होगी, इसलिए उसने 50 रोटियों का ऑर्डर दिया था। एक बच्चा उसके पास आकर खड़ा हो गया। 10-11 बरस का होगा, जिसके कपड़े बोसीदा हो रहे थे और जिसकी न सिर्फ आंखों में भूख थी बल्कि पूरे वजूद में भूख थी। उसने 50 रोटियों वाले का दामन थाम लिया। क्या है? उस आदमी ने उसे झिड़क दिया। हाथ हटाओ, 2 रोटियां दिला दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। बच्चा गिड़गिड़ा कर बोला। हटो यहाँ से, तुम लोगों ने तो तंग कर रखा हुआ है। बच्चा झिड़कियां खाकर एक तरफ हट गया। दूसरे लोग बेनियाजी से खड़े रहे। सबके लिए ये रोज का मामूल था। हर दिन इस किस्म के मनाजिर देखने को मिलते थे, इसलिए ये कोई नई बात नहीं थी। बराबर में खड़े हुए एक और आदमी ने भी 50 रुपए रोटी वाले की तायीद की। हाँ साहब, हर तरफ भिखारी ही भिखारी हो गए हैं, न जाने कहाँ से चले आते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी कौम ही भिखारी हो गई है। रोटियां मांगने वाला बच्चा आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ चल पड़ा। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। उसकी हालत बता रही थी कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। दूर से फकीर के गाने की आवाज आ रही थी। दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां। ए छोटे, किसी ने उसको आवाज दी। आवाज देने वाले के हाथ में 4-5 रोटियां थी। एक शॉपर में दाल भरी हुई थी। वो भी ज्यादा उम्र का नहीं था, 12-13 बरस का होगा। ये बच्चा जल्दी से उसके पास पहुंच गया। उसकी निगाहें रोटियों पर जमी हुई थी। क्या हुआ, कुछ नहीं मिला? आवाज देने वाले ने पूछा। नहीं यार, सुबह से कुछ नहीं मिला। चल कहीं बैठकर खाते हैं, आवाज देने वाले ने कहा। मैं रोटियां और दाल ले आया हूँ। दोनों एक तरफ चल दिए। उन दोनों से कुछ फासले पर एक बाइक खड़ी थी। एक तरहदार सी औरत उस बाइक के पास खड़ी हुई उस मर्द का इंतजार कर रही थी जो रोटियां लेने सामने वाले होटल में गया हुआ था। उस औरत ने बहुत ही बेढंगेपन से मेकअप कर रखा हुआ था। होठों पर गहरी सुर्खी लगी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब किस्म की बेचैनी थी। मर्द कुछ देर में रोटियों का शॉपर लेकर उसके पास आ गया। चलो जाने मन, मैं रोटियां ले आया हूँ। घर में सालन रखा हुआ है, औरत ने बताया। हाँ, इसीलिए मैंने सालन नहीं लिया। मर्द ने बाइक स्टार्ट कर दी। दोनों एक तरफ रवाना हो गए और एक खस्ता हाल से बिल्डिंग के एक खस्ता हाल से फ्लैट में दाखिल हुए थे। वो फ्लैट शायद इसी औरत का था। उसने अपने बैग से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला था। इस छोटे से घटे हुए से फ्लैट का फर्नीचर भी बहुत खस्ता था। यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी। औरत ने कमरे का बल्ब जला दिया। कमरे में एक बड़ी सी मसेरी के अलावा एक सिंगारदान और 2 कुर्सियां थी। एक तरफ एक अलमारी भी थी जिसके पट खुले हुए थे और बहुत बेतरतीबी से ठूसे हुए कपड़े दिखाई दे रहे थे। मर्द बेतकल्लुफी से मसेरी पर बैठ गया। उसने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए। फिर जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसने औरत से पूछा, तुमने बताया था कि तुम इंटर कर चुकी हो? हाँ, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, औरत ने जवाब दिया। मैं अपनी फैक्ट्री में तुम्हारे लिए नौकरी की बात करूं? उसने पूछा। अरे नहीं, औरत ने इनकार में गर्दन हिला दी।
क्या फ़ायदा, महीने भर मेहनत करते रहो, आखिर में चंद सौ रुपए हाथ पर रख देते हैं। इस काम से तो अच्छा है ना, खाक अच्छा है, तुम जैसे 4-5 मेहरबान महीने में आ जाते हैं, मेरी रोज़ी-रोटी आसानी से चल जाती है। मर्द हँस पड़ा, उसकी हँसी की आवाज़ कमरे के बाहर कॉरिडोर तक फैल गई। कॉरिडोर के इख्तिताम पर एक तंग-सा ज़ीना था, इस ज़ीने से उतरने के बाद एक छोटी-सी सड़क आती थी। सड़क आगे जाकर एक बड़ी सड़क से मिल जाती थी। इस वक्त इस बड़ी सड़क पर एक कीमती गाड़ी गुजर रही थी। आगे एक ड्राइवर बैठा हुआ था, पिछली सीट पर एक मोटा आदमी था। उस आदमी का लिबास बहुत कीमती था। उसके गले में सोने की चैन थी और कलाई पर एक बहुत कीमती घड़ी बंधी हुई थी। गाड़ी सफर करती हुई किसी दफ्तर की शानदार सी बिल्डिंग के पास आकर रुक गई। वो आदमी एक शान के साथ गाड़ी से उतरा और दफ्तर की तरफ चल दिया। दरवाजे पर खड़े हुए गार्ड ने मुस्तैदी से उसे सैल्यूट करते हुए दरवाजा खोल दिया। अंदर एक हॉल था। बहुत से मर्द, औरतें, लड़कियां सब अपनी अपनी डेस्क पर काम कर रहे थे। सब इसे देखकर अलर्ट हो गए। वो इशारे से सलाम का जवाब देता हुआ अपने शानदार से कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ एक आदमी पहले से उसके इंतजार में था। वो आदमी भी उसी की हैसियत का मालूम होता था, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। इसलिए वह आने वाले को देखकर खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि खुद आने वाला उसे अपने दफ्तर में बैठे देखकर हैरान रह गया था। अरे सेठ साहब, आप कब आए? अभी आया हूँ, तुम नहीं थे, मैंने सोचा 5-10 मिनट इंतजार कर लूं। बड़ी मेहरबानी सेठ, मुझे बताया होता मैं खुद आ जाता। नहीं, इतना वक्त नहीं था। मैं तुमसे वही 2 लाख टन गंदम के सौदे की बात करने आया हूँ। सेठ, आप जो दाम लगा रहे हो ना, उसमें बहुत कम बच रहा है। आखिर मेरे भी तो बच्चे हैं सेठ, उनको भी तो रोटियां खानी है। कितनी रोटियां खाओगे? पूरे 6.5 करोड़ मिल तो रहे हैं तुमको। आने वाला ढिठाई और शर्मिंदगी से हंस पड़ा। इस कमरे से बाहर हॉल के कैबिन में हर आदमी कंप्यूटर पर किसी न किसी हिसाब किताब में मसरूफ था। एक कैबिन में एक लड़की दूसरी को बता रही थी, यार आज मैं जल्दी घर चली जाऊंगी। वो क्यों? अम्मी के दांत बनवाने हैं। बेचारी ने कई दिनों से रोटी नहीं खाई। इसी दफ्तर के बिल्डिंग के नीचे सड़क पर एक तरफ एक कचरा कुंडी थी। इस कचरे कुंडी में 2 कुत्ते रोटियों के लिए एक दूसरे पर गुर्रा रहे थे। दोनों की यही कोशिश थी कि वो सामने पड़ी हुई रोटी को पहले झपट लें। और उस कचरा कुंडी से मुल्हिक जो शानदार रिहायशी इमारत थी, वहां कुछ और ही हो रहा था। नबीला नाम था उस लड़की का जो इस घर में बहू बनकर आई थी। नबीला का ताल्लुक खुद भी एक अमीर घराने से था, लिहाजा उसकी शादी भी एक अमीर घराने में हुई थी। शादी को 3-4 महीने हो चुके थे। इन 3-4 महीनों में इस घर के किसी फर्द को फुर्सत ही नहीं मिल सकी थी। रोजाना कहीं न कहीं दावत, तकरीब, सैर, शॉपिंग और न जाने क्या क्या। इन्हें घर में कुछ खाने का मौका ही नहीं मिलता, सिवाय ब्रेकफास्ट के। घर में 2-2 कुक थे, वो भी इन 3-4 महीनों में ऐश कर रहे थे। आज जब सब घर वाले थोड़ी सी फरागत पाकर बैठे थे तो नबीला ने ऑफर कर दी, आंटी आज रोटियां मैं बनाऊंगी। क्यों, तुम क्यों बनाओगी? घर में 2-2 कुक तो है। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत से घरों में जब बहू जाती है तो उससे पहली बार किचन का काम लिया जाता है, तो फिर एक पार्टी ड्यू हो जाती है। तुम्हें रोटियां बनाने आती है? नबीला के शौहर ने हैरत से पूछा। कम से कम ट्राई तो कर ही सकती हूँ ना। और जब नबीला की ट्राई सामने आई तो सब हंस हंस कर बेहाल हो गए थे। रोटियों की शक्लें बहुत अजीब सी थी, नोकीले किनारों वाली, बेढंगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने रोटियां बनाई हो। कोई बात नहीं, नबीला के ससुर ने 5,000 का नोट निकालकर नबीला की तरफ बढ़ा दिया। ये लो अपना इनाम। कैसा इनाम अब्बू? नबीला ने शर्मिंदा होकर कहा। रोटियां तो इतनी बेढंगी बनी है, तो क्या हुआ? हमारे लिए तो यही बहुत है कि तुमने कोशिश की। और इस घर से बहुत फासले पर एक बहुत मामूली से घर में 10-11 बरस की बच्ची अपने बाप और भाई के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। नहीं बाबा, मुझे नहीं मारो, मुझसे गोल रोटियां नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? भाई ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा उसकी नन्ही सी नाजुक सी कमर पर रसीद कर दिया। नहीं मारो भाई, मत मारो मुझे। उसने भाई के पांव पकड़ लिए। वो बुरी तरह रो रही थी। उसी वक्त बाप ने एक डंडा उसके सर पर दे मारा। इस बार वो तड़प कर रह गई। उसने आवाज निकाली, हाय बाबा। फिर वो जमीन पर गिरकर झटकने लेने लगी। उसका बाप और उसका भाई उसके पास खड़े हुए उसे देखते रहे। 2-4 झटकों के बाद उसने तड़पना बंद कर दिया था। वो सो चुकी थी। उसकी नर्म उंगलियों के दरमियान वो रोटी दबी हुई थी जो वो अपने बाप और भाई के लिए पका कर लाई थी। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा ही वाकया पिछले दिनों हमारे मुल्क में हो चुका है।
जिस वक्त वो नन्ही सी जान रोटी गोल न बना सकने के संगीन जुर्म की सजा पाकर दम तोड़ रही थी, उस वक्त वही फकीर नजीर अकबर आबादी को गाता हुआ गुजर रहा था। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। बस इतनी थी कहानी। एक रोटी ने कितने लोगों को किस किस तरीके से नचाया, कहीं अमीर, कहीं फ़कीर, कहीं लड़की मासूम, कहीं वो औरत जो अपना जिस्म बेच रही थी। बस अल्लाह ताला हमको इस रोटी की कदर करने वाला बना दे। मैंने ये कहानी इसलिए लेकर आई कि वाकई में कहीं पर बहुत ज़्यादा इस रोटी की कद्र है, तो कहीं इतनी बेकदरी है कि उसको कोई पूछता ही नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जो नए लोग हैं, और मुझे दुआ में याद रखिए। अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।